नमस्ते, सदा वत्सल मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। देश ने आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस दौरान भारत की शौर्य और संस्कृति की झलक देखी गई। इस परेड में सेंचुरियन टैंक, PT-76 टैंक, अर्जुन टैंक, ICV BMP-2 टैंक, 75 पैक हावित्जर मार्क 1, धनुष गन, 286 फील्ड रेजिमेंट, ST-16 ऑन व्हीकल, तरंग शक्ति सिस्टम, टाइगर कैट, CWS मिसाइल और आकाश मिसाइल की टुकड़ियों ने भाग लिया। परेड में सबसे आगे पहली टुकड़ी 61 कैवलरी थी। ये दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। इस गणतंत्र दिवस में देश की पहली महिला राफेल जेट पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा लिया। वे भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट है। शिवांगी सिंह पंजाब के अंबाला में स्थित इंडियन एयरफोर्स के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है। देश में अब तक का सबसे बड़ा हवाई प्रदर्शन, दिल्ली में राजपथ से 75 विमानों ने उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने पहली बार उड़ान के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो को भी साझा किया। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के MiG-29 P-8I निगरानी विमान, राफेल, सुखोई, जागवार, Mi-17 सारंग, अपाचे और डकोटा के अलावा आधुनिक जेट और हेलीकॉप्टरों ने विनाश, तंगेल, राहत, मेघना सहित विभिन्न संरचनाओं का प्रदर्शन किया। एकलव्य, रुद्र, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत इसमें शामिल थे। भव्य प्रदर्शन में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विमानों ने भाग लिया और अमृत फॉर्मेशन में उड़ान भरने वाले 17 जागुआर लड़ाकू विमानों ने एक साथ प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को पद्म भूषण से सम्मानित करने का एक बेहतरीन कदम उठाया। अब सबका ध्यान जनरल रावत जी के उस मिशन पर है जिसका उन्होंने बहुत समय पहले सपना देखा था। ऐसा नहीं है कि जनरल रावत के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद भारत सरकार ने थिएटर कमांड को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने संरचनात्मक या परिचालन मुद्दों को सुलझाने के लिए 3 प्रमुखों के लिए अनौपचारिक और औपचारिक बैठकें की हैं। सरकार बेशक अभी मिलिट्री थिएटर कमांड के बारे में चुप्पी साधे हुए, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिरी घोषणा में तीनों सेनाओं में से प्रत्येक युद्ध की स्थिति में भारत की जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व करेंगी और अन्य 2 इसका समर्थन करेंगी। थिएटर कमांड का मकसद भविष्य में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना है। 4 नए थिएटर कमांड बनने पर विपिन रावत जी काम कर रहे थे। रावत जी जिस थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल अदा करेगा। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात और हूती विद्रोहियों में लगातार लड़ाई चल रही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के हमले से निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात अब इजराइल से मदद लेने के लिए प्रेरित हो गया है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब चुपचाप से अनौपचारिक रूप से इजराइल से मिसाइल रक्षा प्रणाली हासिल करने के लिए बात कर रहा है ताकि हूती मिसाइल हमलों से बचने में मदद मिल सके। ब्रेकिंग डिफेंस की एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 2024 तक दक्षिण कोरिया से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लेने से पहले संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के इस हथियार को ले सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि बराक 8 या फिर बराक ER, इसके अलावा राफेल स्पाइडर, इन्हें संयुक्त अरब अमीरात खरीद सकता है। बता दें कि बराक 8 को संयुक्त रूप से इजराइल और DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये भारत और इजराइल की नौसेना के साथ सेवा में है। बराक 8 की मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर है और ये विमान कम उड़ान वाले एंटी शिप और क्रूज मिसाइलों और गुप्त लक्ष्यों को रोक सकता है। ये समुद्री प्रक्षेपण और भूमि आधारित विन्यास दोनों में मौजूद है। वहीं बराक ER बराक 8 का ही एक प्रकार है जो बड़ा है क्योंकि इसमें अतिरिक्त रॉकेट बूस्टर है जो कि इसे 150 किलोमीटर तक की सीमा देता है। क्रूज मिसाइल और विमानों से निपटने के अलावा बराक ER टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने नेक्स्ट जनरेशन एडवांस्ड लाइट टॉर्पीडो पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि कंपोजिट पंप जेट प्रपल्सन जो कि टाइटेनियम हब्स के साथ हैं उसकी 4 यूनिटों के लिए टेंडर जारी किया और इनका इस्तेमाल टॉर्पीडो पर किया जाएगा जो कि इसके वजन को कम करेंगी बल्कि इसके अकॉस्टिक सिग्नेचर्स को भी कम कर पाएंगी। नेक्स्ट जनरेशन एडवांस्ड लाइट टॉर्पीडो इनको सबमरीन शिप और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स में भी लगाया जाएगा और इसकी स्पीड भी बेहतर होगी मौजूदा शाइन एडवांस्ड लाइट टॉर्पीडो से। 2025 तक इसके यूजर ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे और साथ ही इसके एक्सपोर्ट की क्षमता भी काफी है। भारत के फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा का पहला विंड टनल परीक्षण शुरू हो गया, जिसे कि नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी IIT कानपुर में किया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दूसरा विंड टनल भी बन रहा है जिसका टेस्ट ट्रांसोनिक स्पीड मैक 1.0 तक होगा। हालांकि ये फाइनल डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इस बात की पूरी संभावना है कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक प्लेटफॉर्म वाला होगा। DRDO की कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम के डेवलपमेंट और सप्लाई के लिए, जिसका इस्तेमाल लाइट टैंक्स में किया जाएगा। इसी के संबंध में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी DRDO के द्वारा बनाए जा रहे लाइट टैंक के ड्राइवर नाइट साइट के अधिग्रहण के लिए भी बिड जारी की है। बताया जा रहा है कि DRDO और लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा बनाए जा रहे लाइट टैंक का पहला प्रोटोटाइप अपने फैब्रिकेशन के चरण पर पहुंच चुका है और 2023 में ये सामने आएगा। हाल ही में
नंबर 15 स्क्वाड्रन फ्लाइंग लैंसेस का एक प्रमोशनल वीडियो सामने आया है। उनके पायलट्स पर अस्त्रा का पैच लगा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्क्वाड्रन अस्त्रा BVR को इस्तेमाल करने वाली पहली स्क्वाड्रन होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लाइंग लैंसेस स्क्वाड्रन, इनके पास फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स होंगे इन मिसाइलों के, जिन्हें बाद में सभी Su-30 स्क्वाड्रन में लगाया जाएगा। रशिया की टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड RVVBD मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 398 किलोमीटर है और इस मिसाइल की हाइपरसोनिक स्पीड है मैक 5 तक। हालांकि भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि RVVBD मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन का मतलब यह है कि रशिया को इसका एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और इसके जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो भारत, वियतनाम और इजिप्ट हो सकते हैं। भारत और फिलीपींस के बीच फाइनली $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है वो फिलीपींस के नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर में साइन होगी, जिसके लिए 28 जनवरी का दिन तय किया गया है। साथ ही भारत ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के लिए वियतनाम के साथ बातचीत कर रहा है और आकाश NG के लिए भी बातचीत चल रही है। भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम ने एक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया जर्मन नेवी के बेरिन फ्रिगेट के साथ। इस एक्सरसाइज में डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन किया गया ध्रुव मार्क 3 से। ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर को जून 2021 में भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया गया था। पाकिस्तान ने चीन निर्मित एक बहुउद्देशीय फ्रिगेट और कतर के द्वारा दिए गए 10 हेलीकॉप्टर को अपनी नौसेना में शामिल किया है। पाकिस्तानी नौसेना के द्वारा जारी बयान में PNS तुगरिल फ्रिगेट और 10 सी किंग हेलीकॉप्टर्स को कराची के डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। पाकिस्तानी नौसेना के लिए 4 फ्रिगेट के अनुबंध पर जून 2018 में पाकिस्तान और चीन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं सी किंग हेलीकॉप्टर कतर ने पाकिस्तान को उपहार में दिया है। पाकिस्तानी नौसेना के एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा कि टाइप 54A/P एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है जो अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। नियाजी ने कहा कि जहाज खासतौर पर युद्ध नीतियों के लिए बनाया गया है, जहां पर ये मल्टीपल खतरों वाले वातावरण में लड़ने की क्षमता रखता है। यही नहीं, ये जहाज सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों, पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो और वायु रक्षा मिसाइलों के साथ कई डोमेन में आवश्यक मारक क्षमता भी उत्पन्न कर सकता है। चीन ने अब बर्फ पर स्कीइंग करने वाला रोबोट बनाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। चीन ने हाल ही में इसका वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें कि रोबोट सर्पिलाकार रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा है। चीन ने दावा किया है कि ये रोबोट भविष्य में 5G तकनीक से लैस हो जाएगा। ये सीमाई इलाकों में गश्त तथा बर्फ से भरे पहाड़ पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे सकेगा। ये रोबोट आसानी से भीड़ और ढलान पर स्की करने में सक्षम है। इसमें लगे उपकरण उसे टक्कर से बचाने में मदद करते हैं। ये रोबोट 18 डिग्री के स्लोप पर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से स्की कर सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि रोबोट आने वाले समय में स्कीइंग प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेगा, साथ ही पहाड़ी इलाकों में गश्त करेगा। इस रोबोट ने दौड़ लगाने, घूमने, रास्ता बनाने और इंसान के साथ संपर्क करने का काम भी पूरा कर लिया है। और इससे पहले चीन ने 4 पैरों से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट याक बनाने का भी दावा किया था, जो कि 160 किलो का वजन उठा सकता है और ये घंटे में 10 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ जी अब अंतरिक्ष गतिविधियों में तेजी लाने के लिए काम कर रहे हैं। इसरो अब 3 रॉकेट प्रक्षेपणों को शामिल करते हुए 5 सैटेलाइट मिशनों को लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है, जिसमें कि भारत का पहला नवविकसित छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV और मिनी PSLV भी है, जिसका लक्ष्य है छोटे छोटे प्रक्षेपणों को बढ़ाना, खास करके कमर्शियल सैटेलाइट्स के लिए। कहा जा रहा है कि राइसेट 1A सैटेलाइट को PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद ओशियनसेट 3 INSB-2 और आनंद सैटेलाइट को PSLV के द्वारा C-53 से लॉन्च किया जाएगा मार्च में और SSLV D1 की लॉन्चिंग अप्रैल में की जाएगी। आनंद सैटेलाइट भारतीय स्टार्टअप पिक्सल का पहला सैटेलाइट है और ये पिक्सल के जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, जो रियल टाइम घटनाओं का पता लगाने, निगरानी और भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। इसके अलावा इसरो ने कहा कि उनकी मानव मिशन की तैयारी काफी तेजी से चल रही है। समुद्र के प्रभाव के बाद क्रू मॉडल की एक्सरसाइज रिकवरी पर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तभी तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।